इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे कि साइबर क्राइम कैसे किए जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कांग्रेस ने साइबर क्राइम की कितने हिस्सों में दर्जाबंदी की है। साइबर क्राइम के मुतालिक वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट क्या है, कंप्यूटर फ्रॉड क्या है और कैसे किया जाता है, साइबर दहशतगर्दी क्या है और कैसे की जाती है, साइबर भत्ताखोरी क्या है और कैसे की जाती है, रैनसमवेयर वायरस क्या है और इसका इस्तेमाल करके कैसे आपका डाटा हैक किया जाता है, साइबर सेक्स या साइबर स्मगलिंग क्या है और ये कैसे किए जाते हैं, साइबर वारफेयर क्या है और ये कैसे किया जाता है, कंप्यूटर को बतौर आला कार इस्तेमाल करके ये साइबर क्राइम जराइम कैसे किए जाते हैं। साइबर क्राइम के मुताबिक फाहश या हद तक आमेज मवाद क्या है और ये कैसे किया जाता है, इश्तिहारात के जरिए फ्रॉड क्या है और इश्तिहारात के जरिए फ्रॉड कैसे किया जाता है, डिजिटल गिरफ्तारी क्या है और डिजिटल गिरफ्तारी कैसे की जाती है। ऐसे बहुत से सवालात के जवाब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें। जैसा कि आपको पता है कि हम नजीब टीवी के जरिए आपके रोज़मर्रा के सवालात के जवाबात और मुख्तलिफ मौज़ूआत और कवानीन से आगाही फराहम करने के लिए वीडियोज़ बनाते रहते हैं ताकि आप मुआशरा में बेहतर और महज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें। जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा मौजू है कि साइबर क्राइम के बारे में इंटरनेशनल लेवल पे साइबर क्राइम को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया, साइबर क्राइम इंटरनेशनल लेवल पे क्या है और साइबर क्राइम कैसे इस्तेमाल किया जाता है। साइबर क्राइम जो साइबर जराइम पेशा अफराद हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम्स या इंटरनेट के जरिए यह अमल करते हैं। आपके कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क सिस्टम या इंटरनेट का जो सिस्टम आपका होता है उसमें साइबर जराइम पेशा अफराद कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क्स में कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, गैर मजाज तरीके से रसाई हासिल करते हैं, हसास मालूमात चोरी करते हैं, खिदमात जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो आप इदारे की तरफ से या किसी को कोई खिदमात अंजाम दे रहे होते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स अपनी खिदमात दे रही हैं, जिस तरह फाइबर हो गया, अपवर्क हो गया या दूसरी इस तरह इधर मुख्तलिफ मुल्की लेवल पर जिस तरह वेबसाइट्स होती हैं जो ऑनलाइन अपना कोई प्रोवाइड कर रही होती हैं सर्विसेज, तो उनमें ये खलल डालते हैं, उनका ये डाटा चोरी कर देते हैं या उन्हें उनके डाटा को हैक कर लेते हैं, ब्रेक कर देते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है इसके जरिए। अक़वाम मुत्तहिदा की कांग्रेस ने सन 2000 में, ये वो कांग्रेस है जो 1955 में बनाई गई थी, जो हर 5 साल बाद इसका काम होता है कि जराइम का असबाब तलाश किया जाए, ये जराइम कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं और इनकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, उस पर सर्च करती है और अपनी रिपोर्ट शाये करती है। उसके मुताबिक साइबर क्राइम को 5 ज़मरों में दर्जाबंदी की गई है। अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी गैर मजाज तरीके से रसाई, कंप्यूटर डाटा या प्रोग्रामों को नुकसान, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के काम में रुकावट डालने के लिए तखरीबकारी, सिस्टम या नेटवर्क के अंदर डाटा की गैर मजाज मुदाखलत और कंप्यूटर की जासूसी वगैरह शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर रियासती और गैर रियासती दोनों अनासिर साइबर क्राइम में मुलविस हैं, जिसमें जासूसी, माली चोरी और दीगर सरहद पार जराइम साइबर क्राइम्स बैनुल-अक़वामी सरहदों को अबूर करते हैं और कम अज कम एक कौमी रियासत की कार्रवाइयों में शामिल होते हैं। बाज़ औक़ात साइबर वारफेयर कहा जाता है। वॉन बुफेट के मुताबिक इंसानियत को सबसे ज्यादा खतरा साइबर क्राइम से लाहक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट 2020 के मुताबिक अब साइबर जराइम पेशा जो अफराद हैं मुख्तलिफ फोर्सेज में ज्वाइन कर रहे हैं, जॉब्स ले रहे हैं और मुख्तलिफ इदाराजात में जॉब्स ले रहे हैं ताकि वो इस तरीके से जॉब्स लेकर वहाँ की जो हसास मालूमात हैं वो इकट्ठी कर सकें और उनको बेच सकें या उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। और इस तरह के तमाम मामलात जो मुल्की लेवल पर बहुत बड़ा ख़तरा हैं और उस इदारे के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा है अगर वो हसास मालूमात हासिल कर लेते हैं और इस तरह के तमाम अपने जो उनके टारगेट हैं वो अचीव कर लेते हैं। तो और वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इस साइबर क्राइम को जो दुनिया में बहुत बड़े खतरात लाहक होंगे, जो इंसानों को इस दुनिया में
टॉप 10 खतरात लाक हैं। साइबर क्राइम को भी उस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। उन टॉप 10 खतरात में साइबर क्राइम भी एक बहुत बड़ा खतरा है जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है और पूरी दुनिया की तबाही का सबब भी बन सकता है। और इससे निपटने के लिए मुख्तलिफ जो मराहिल हैं वो इसके लिए सद्देबाब किए जाएं और आगाह किया गया है कि इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या किया जा सकता है। साइबर क्राइम की अक़साम में कंप्यूटर फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक डाटा लेने या तब्दील करने या कंप्यूटर या सिस्टम तक गैर कानूनी तरीके से रसाई हासिल करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर फ्रॉड जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल शामिल होता है, इसे इंटरनेट फ्रॉड भी कहा जाता है। कंप्यूटर फ्रॉड की कानूनी तारीफ दायरा इख्तियार के लिहाज से मुख्तलिफ होती है, लेकिन इसमें आम तौर पर बगैर इजाज़त या इजाज़त के साथ कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर ली जाती है। कंप्यूटर फ्रॉड के मुख्तलिफ तरीकों में मालूमात को तब्दील करने के लिए कंप्यूटर में हैक करना, कंप्यूटर में वायरस डालना और कंप्यूटर में मुख्तलिफ तरीकों से डाटा को चोरी करना, डाटा में कोई तब्दीली कर देना और उसमें मज़ीद कोई कोड शामिल कर देना या मुख्तलिफ तरीक़ों से या किसी लिंक के ज़रिए कोई वायरस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देना, जिस तरह मेलवेयर वायरस है, स्पाई वायरस है, फिशिंग है या इस तरह के एडवांस कोई भी वायरस उसमें शामिल कर लेना। कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए धोखाधड़ी के दीगर अक़साम का इर्तिकाब किया जा सकता है, जिसमें बैंक फ्रॉड हो गया, कार्डिंग हो गई, शनाख्त की चोरी हो गई, भत्ताखोरी हो गई, खुफिया मालूमात की चोरी हो गई। इस तरह के जितने भी जराइम हैं कंप्यूटर को हैक करके या इस तरह मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए या मुख्तलिफ लिंक के ज़रिए या डाटा तक रसाई हासिल करके आपकी मर्जी से या मर्जी के बगैर भी वो इस तरह की रसाई हासिल करके कंप्यूटर को हैक करते हैं और ये तमाम काम कर सकते हैं और ये तमाम जराइम किए जा सकते हैं। और इसके बाद एक डिजिटल गिरफ्तारी भी एक बहुत बड़ा जुर्म है जो आजकल हमारे मुआशरे में बढ़ रहा है। डिजिटल गिरफ्तारी ऑनलाइन फ्रॉड की एक शक्ल है जहां मुजरिम मुतासिरीन को धोखा देने के लिए कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की नकाली करते हैं और ख़ुद को ये ज़ाहिर करते हैं कि वो किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकार हैं, किसी खुफिया एजेंसी के नुमाइंदे हैं और ये झूठा दावा करते हैं कि आप किसी गैर कानूनी सामान में मुलव्वस हैं या आपका मंशियात का मुकदमा है या आपने कोई जाली दस्तावेजात बनाई हैं या दीगर ममनुआ अशिया पर मुश्तमिल कोई आपका पार्सल आया है या इस तरह कोई भी वो जवाज़ बना लेते हैं या कहते हैं कि आपका फ़लाँ बंदा हमने गिरफ्तार किया है, या वो देखते हैं कि अगर आपके इलाके में या आपका कोई जानने वाला किसी भी धोखाधड़ी फ्रॉड या किसी इदारे में मुलव्वस पाया गया या उसको गिरफ्तार किया गया या अरेस्ट किया गया, वो या वहाँ से वो इश्तिहारी हो चुका है, मफरूर हो चुका है या निकल चुका है, तो क्या करते हैं उसका हवाला देकर कहते हैं कि आपके उसके साथ लिंक थे, वो आपका नाम ले रहा है या उसका आपके साथ डाटा मैच हुआ है, तो इसलिए हम आपसे रब्ता कर रहे हैं, आपसे मालूमात लेना चाहते हैं। और जब वो ऑनलाइन आप उसके सामने कैमरे में आप बैठे होंगे, वो आपसे बात कर रहे होंगे, तो इस तरह वो आपको हिप्नोटाइज कर लेंगे और खौफज़दा कर देंगे और आप इस तरह खौफज़दा हो जाएंगे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, अब तो ये हम बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, हम फंस जाएंगे और इस तरह आप अपनी सफाइयाँ पेश करना शुरू कर देंगे। तो इसी दौरान वो आपसे फिर मालूमात हासिल करते हैं, आपकी खुफिया मालूमात, आपकी ज़ाती मालूमात, आपके बैंक अकाउंट की मालूमात हासिल करते हैं और जब आप उनको ये तमाम मालूमात तरतीब में देते जाते हैं तो वो आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं और कुछ देर के बाद क्या होता है कि आपका वो जो अकाउंट होता है वो खाली हो चुका होता है और आपको बाद में पता चलता है कि ये आपके साथ क्या हुआ है। तो एक बात आप माइंड में बिठा लें, कभी भी कोई भी इदारा, चाहे वो किसी मुल्क का भी इदारा हो, वो इस तरह आपसे मालूमात कभी भी नहीं लेगा। जिस तरह हमारे एशियाई मुमालिक में होता है कि मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदे बनकर भी कॉल करते हैं कि आपका जो ATM है वो हैक हो चुका है या ब्लॉक हो चुका है या रिस्टोर किया जा रहा है, तो आपसे ये मालूमात ली जा रही हैं ताकि आपका जो ATM है उसको क्लियर कर दिया जाए, या कोई और हैक कर रहा है तो हम इस तरह पासवर्ड वगैरह आपसे मांग लेते हैं और इस तरह की मालूमात आपसे ले लेते हैं और आपके अकाउंट्स, आपके जो मामलात होते हैं उनको वो फिर वाश कर देते हैं। तो ऐसी मालूमात आप किसी को भी ना दें। अगर किसी की भी आपको इस तरह कॉल आ जाती है तो उसकी पूरी वजाहत करें, उसका नाम पता सब कुछ दरियाफ्त करें और उससे ये कहें कि आपका जो ऑफिस है आप हमें ऑफिस एड्रेस बता दें, हम खुद वहाँ पर पेश हो जाएंगे। फिर आप मुतलका किसी थाने या किसी से भी ये मालूमात ले सकते हैं कि क्या वाकई वो उस थाने का नुमाइंदा है या वाकई वहाँ पर वो काम कर रहा है।
تو اس کے لیے آپ پھر اس کی شکایت بھی درج کروا سکتے ہیں اپنے مختلف جو آپ کے ممالک میں ادارہ جات ہوتے ہیں ان میں، اور اس طرح آپ اس فراڈ سے اور اس طرح کی جو ڈیجیٹل گرفتاری ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آج کل عام روٹین میں ہو رہی ہے، تو اس طرح بھی آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے، اس سے بھی آپ کو بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑا کرائم جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ہے سائبر دہشت گردی۔ اب سائبر دہشت گردی میں مختلف اسکرپٹس جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر میں بھیج دیتے ہیں، آپ کے موبائل میں بھیج دیتے ہیں، اور اس طرح آپ کو خوفزدہ کر دیتے ہیں اور آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے جو کل عدم تنظیمیں، ہر ممالک میں کچھ نہ کوئی کل عدم تنظیمیں ہوتی ہیں، تو وہ انہوں نے اس طرح کی ویب سائٹس بنائی ہوتی ہیں کال عدم، اور اس کے ذریعے وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو اس میں انٹر ہونے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے نمائندے بن جائیں، ممبر بن جائیں۔ جب آپ اس کے ممبر یا نمائندے بن جاتے ہیں پھر آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جس جگہ پہ آپ کلک کر رہے ہیں، جو آپ کو لالچ دے کر وہ سائبر دہشت گردی پر مدعو کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے آپ کو وہاں پر لایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے آپ اس لنک پر کلک کرنے سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے ملک کا کیا نقصان ہو سکتا ہے یا کیا ڈیٹا آپ کا اس کے پاس جا سکتا ہے، کل کو وہ آپ کو کیسے بلیک میل کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سائبر دہشت گردی کا ایک گروہ ہے جو مختلف تنظیمات اور مختلف روپ میں آپ کے ڈیٹا کو چوری کر سکتا ہے، آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے، اور سائبر دہشت گردی میں آپ کا لنک استعمال کر سکتا ہے، آپ کا جو ذاتی معلومات ہیں، پرسنل ڈیٹا ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے، اور آپ کس طریقے سے اس کا اعلی کار بنے گے یہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے بھی بچا جا سکتا ہے کہ آپ کسی بھی، جس طرح مختلف ویب سائٹس کے فارم آ جاتے ہیں کہ یہ فارم فل کریں آپ کو یہ انعام ملے گا، یا جس طرح گیمنگ ویب سائٹس ہیں، انعامی ویب سائٹس ہیں، تو اس طرح کے لالچ دے کر پھر یہ مختلف ویب سائٹس کے ذریعے آپ کو لالچ دیا جاتا ہے، اور اس میں آپ اپنا ڈیٹا دے دیتے ہیں اور آپ ان کے نمائندے بن جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کے مختلف لالچ سے آپ کتنا خطرے میں ہیں۔ تو ایسی لالچ سے بچیں اور ایسے خطرات سے بھی بچیں، اور کسی کو اپنا ڈیٹا بھی نہ دیں، اور اس طرح کے خفیہ معلومات کسی کو بھی نہ دیں، تاکہ آپ کا ڈیٹا بھی استعمال نہ کیا جا سکے اور سائبر دہشت گردی کے آپ اعلی کار بننے سے بھی بچ جائیں۔ تو ایسی معلومات کسی سے بھی شیئر نہ کریں۔ اب سائبر بھتہ خوری کیا ہے؟ سائبر بھتہ خوری میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف ایپ کے ذریعے، مختلف سافٹ ویئر کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے کہ آپ جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ جو ویب سائٹس چلا رہے ہیں، آپ کا جو ادارہ کام کر رہا ہے، جو سروس پرووائڈ کر رہا ہے، اس پر لوڈ زیادہ بھیج دیتے ہیں، جس طرح کہ آپ کی جو میموری ہوتی ہے، جو آپ نے ایک ڈیٹا استعمال کیا ہوتا ہے یا جو سرور آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک محدود میموری ہوتی ہے۔ تو کیا کیا جاتا ہے کہ یا تو زیادہ تعداد میں ای میل بھیج دی جاتی ہیں، یا فارم فل کر دیے جاتے ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ، یا اس طرح کے ذریعے آپ کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا ہے۔ تو جو آپ کا سرور ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، آپ کی سروس سلو ہو جاتی ہے، آپ کا جو آپ کے ریئل کسٹمر ہیں ان سے ڈیٹا منقطع ہو جاتا ہے، جس وجہ سے آپ کا بہت بڑا لاس ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ ایسے کر کے پھر آپ سے بھتہ طلب کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اتنی رقم دیں گے تو پھر ہم اس طرح آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور اس طرح کا کوئی ایکٹ نہیں کریں گے۔ اگر آپ ان کو رقم نہیں دیتے تو وہ بار بار اس طرح آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی آج کل ایک زیادہ رواج چل چکا ہے اس کا، اور اس طریقے سے بھی بہت زیادہ بھتہ خوری ہو چکی ہے۔ اور اس طرح کے جو ایکٹ ہیں، یہ جو سائبر بھتہ خوری ہے، یہ زیادہ تر کارپوریٹ ویب سائٹس پر حملہ کرتے ہیں، کارپوریٹ ویب سائٹس پر، کیونکہ ان کا زیادہ بزنس کے متعلق ہوتا ہے اور اس لیے وہ کارپوریٹس ان کا ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ تو کارپوریٹس ویب سائٹ پر بھی یہ ٹارگٹ بناتے ہیں، اور ملکی لیول پر حساس جو ادارے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ٹارگٹ بناتے ہیں، اور یہ سائبر بھتہ خوری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ایشیائی ممالک میں ہو، یہ یورپ اور دوسرے کنٹریز میں بھی ہے، یہ دنیا کی تمام تقریباً یہ ہے کہ ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی 154 ممالک میں اس طرح کے کیسز رپورٹس کیے گئے ہیں، اور 154 ممالک میں یہ سائبر بھتہ خوری، سائبر دہشت گردی اور یہ تمام جو آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہ تفصیل، یہ تمام کے تمام یہ ان ممالک میں اس طرح کے پیش آ چکے ہیں، اور یہ جو معاملہ ہے یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس طریقے سے سب کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم آپ سے بھی شیئر کر رہے ہیں۔ اب سائبر کرائم میں ایک اور بھی مسئلہ ہے جس میں رینسم ویئر کے ذریعے بھی آپ کے ساتھ سکیم کیا جاتا ہے۔ رینسم ویئر کیا ہے اور یہ رینسم ویئر کیسے کام کرتا ہے؟ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود
ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم نے وضاحت سے پیش کیا تھا کہ رینسم ویئر کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے، رینسم ویئر سافٹ ویئر کیسے بنایا گیا ہے۔ سائبر ایکسٹینشن میں فائلوں تک رسائی کو محدود کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تاوان کی ادائیگی کے بغیر مستقل ڈیٹا مٹانے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ رینسم ویئر ایک عالمی مسئلہ ہے۔ 2024 میں 154 ممالک میں یہ مسائل ہو چکے ہیں، جس میں رینسم ویئر یا میل ویئر یا دوسرے سافٹ ویئر استعمال کر کے موبائلوں کو، کمپیوٹرز کو یا دیگر ڈیجیٹل ڈیوائسز کو ہیک کیا گیا ہے، اور دنیا بھر میں 300 ملین کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جن میں 1415 صرف اور صرف کارپوریٹ ویب سائٹس اور کارپوریٹ لا پر اور کاروباری صنعت پر اور کاروباری معاملات پر حملہ کیا گیا ہے رینسم ویئر کے ذریعے اور دوسرے سافٹ ویئر کے ذریعے۔ بعض صورتوں میں طبی سہولیات پر حملوں کے نتیجے میں انسانی جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ 2016 اور 2021 کے درمیان رینسم ویئر کی وجہ سے 42 سے 67 کے درمیان مریضوں کی موت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے علاج میں مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ حملوں میں تاوان کی رقم بھی مسلسل اور نمایاں طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ سائبر کرائم میں ایک اور قسم ہے سائبر سیکس یا سائبر سمگلنگ، جس میں مختلف عورتوں کو، بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے یا انہیں مختلف قسم کے لالچ دیے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، یا ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، یا ان کو مختلف سورسز سے، مختلف طریقوں سے ان کو پریشان کیا جاتا ہے، یا ان کو اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے ان کی رضامندی سے یا ان کی رضامندی کے بغیر۔ ایسے جرائم پیشہ افراد کے جو اڈے ہیں وہ کسی بھی جگہ پر ہو سکتے ہیں، کسی ایسی جگہ پر جہاں پر ڈیجیٹل ڈیوائسز یا انٹرنیٹ بآسانی منتقل ہو سکے، اور اس طرح وہاں لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر اس طرح کی مختلف ویب سائٹس کے ذریعے یا ڈارک ویب کے ذریعے، یا اس میں جو زیادہ تر تعداد ہے، وہ جو ریشو ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے، جنہیں اغوا کیا جاتا ہے یا مختلف لالچ دے کر انہیں لے جایا جاتا ہے، کیونکہ ڈارک ویب پر ایسی ویب سائٹس۔ ڈارک ویب کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کے لیے ہم ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے، جو انشاءاللہ وہ اس میں ہم تمام تفصیل آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اس پہ بھی ہم پوری سرچ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ معاملات کیے جاتے ہیں اور اس طرح کی ویب سائٹس بنائی جاتی ہیں، اور ایسے زیادہ تر کام یا ایسی سرگرمیاں زیادہ تر سوشل میڈیا نیٹ ورکس، ویڈیو کانفرنسز، ڈیٹنگ پیجز، آن لائن چیٹ رومز، ایپس، ڈارک ویب سائٹس اور دیگر پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے یہ کیے جاتے ہیں، اور اس میں کمپیوٹر یا ایسی لوکیشن استعمال کی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو اس طرح کا کام کرنے والے ہیں، یا جو ان ایپس کے یا ان پیجز کے یا ان کے جو سربراہ ہوتے ہیں جو یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں، ان کا وہ فیس لیس ہوتے ہیں، ان کا چہرہ سامنے نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مدعو کرتے ہیں یا ان کو بلیک میل کر کے اس اڈے پر پہنچا دیتے ہیں یا بھجوا دیتے ہیں، اور اس طرح کے ویڈیوز پھر اس طرح کے آن لائن جو آج کل چل رہے ہیں پیجز، ہر ملک میں چل رہے ہیں، ہر کنٹری میں چل رہے ہیں، جس طرح میں کچھ ایپس کے نام نہیں لینا چاہتا، اس طرح کی ایپ بھی چل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں اور جو گندگی پھیلا رہی ہیں۔ تو اس طرح بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور ایسے اداروں سے یا ایسے لوگوں سے، ایسے گروہ سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے ڈیٹا کو اور اپنے جو ہمارا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل فون ہے اس کو سیو کرنا چاہیے اور سیف رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی بھی ایسے لنک پر ہمیں اپنا ڈیٹا، اپنی پرائیویسی یا اپنی جو بھی سیکرٹ چیزیں وہ کسی کو نہیں دینی چاہیے، اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی کے مطابق ایک اور جو جرائم چل رہا ہے سائبر کرائم میں، وہ سائبر وارفیئر ہے۔ اب سائبر وارفیئر کیا ہے؟ سائبر وارفیئر میں کسی بھی ملک کا بنیادی ڈھانچہ جس پر حملہ کیا جائے، یا مبینہ طور پر جس طرح روسی ہیکرز کے ذریعے قومی سلامتی کے خطرات کے لیے ایک میدان پر ابھرا ہے۔ اگست 2008 میں روس نے مبینہ طور پر جارجیا کے خلاف سائبر حملے کیے، اس خوف سے کہ اس طرح کے حملے قومی ریاستوں کے درمیان مستقبل کی جنگ کا ایک اہم حصہ بن سکتے ہیں۔ قومی فوجی کمانڈروں کو سائبر اسپیس آپریشنز تیار کرنے کی ضرورت نظر آتی ہے، اور اب اس طرح کی کارروائیوں سے بچنے کے لیے اب اعلیٰ سطح پر ہر ممالک، ہر کنٹریز اپنے اپنے فوجی اداروں میں، اپنے اپنے حساس اداروں کو ایک علیحدہ سے محکمے بنا رہے ہیں۔ ہر ممالک الگ سے فورس بنا رہا ہے جو سائبر حملوں سے خود کا دفاع کرے گی، اور دوسرے ممالک اگر کوئی سائبر حملہ کرتے ہیں تو کون کون سی اس کو ٹیکنیک استعمال کریں گے، کون کون سے وہ ڈیجیٹل ڈیوائسز استعمال کریں
کریں گے اور किस तरह इन साइबर हमलों से बचा जा सकता है, इस पर वो वर्क कर रहे हैं। और हर मुमालिक अपने एक अलग फोर्स बना रहा है जिसे साइबर फोर्स का नाम भी दिया जाएगा। जिस तरह आपकी मुख्तलिफ हर मुमालिक की अपनी फोर्स होती है, इस तरह एक साइबर फोर्स का भी इजाफा कर रहे हैं। और वो साइबर फोर्स जो होगी वो साइबर वारफेयर फोर्स होगी, जिससे बचा जाएगा और वो अपना दिफा कर सकेगी। इस तरह एक और जुर्म जो साइबर क्राइम में आमतौर पर है वो है कंप्यूटर को बतौर आला कार इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि जो भी बंदा जुर्म करता है तो वो खुद तो देखें, पहले जो जुराइम होते थे वो बंदे खुद करते थे, यानी फिजिकली वजूद होता था उनका, वो जाकर कोई क्राइम किया, कोई डकैती, कोई हमला किया, कोई खुदकुश बमबार बने या कोई इस तरह की कोई भी इस तरह के वाकयात करता। क्योंकि अब वो दौर खत्म हो चुका, अब डिजिटलाइज दौर हो चुका है, डिजिटल तरीके से अब ये सारे हमले किए जा रहे हैं। कुछ अरसे के बाद आपको ये सामने नजर आ जाएगी बात कि अब एटम बम या इस तरह की कोई हमले नहीं हो रहे, बल्कि अब साइबर वार शुरू हो गई है। साइबर तरीके से, डिजिटलाइज तरीके से जुराइम किए जा रहे हैं, जिसमें डिजिटल तरीके से साइबर को इस्तेमाल करके, इंटरनेट को इस्तेमाल करके मुमालिक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मईशत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरह अब कंप्यूटर को बतौर आला कार, एक टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता भी नहीं होता कि यह कंप्यूटर, इसकी जो आईपी एड्रेस है वो कहां का इस्तेमाल किया गया, वीपीएन लगाकर इस तरह के मराहल किए जा रहे हैं और कंप्यूटर को बतौर आला कार इस्तेमाल किया जा रहा है, एक टूल्स के तौर पर। आप किसी शख्स को देख नहीं सकते कि किसने ये कंप्यूटर इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, कहां से इस्तेमाल किया। हाँ, कंप्यूटर अगर अब बरामद भी हो जाता है तो ये तो पता नहीं चलता ना कि किसने इस्तेमाल किया था। और अगर आपको पता भी चल जाए कि ये जो साइबर क्राइम किया गया है, ये एक्ट किया गया है, ये किस मुल्क से किया गया है, लेकिन अब तो वो भी सिस्टम आ गया है कि आपको ये भी पता नहीं चलेगा, कंप्यूटर किसी और मुल्क में होता है और हमला करने वाला कोई और होता है, आईपी एड्रेस किसी और मुल्क का शो हो रहा है। तो इसलिए अब इन कंप्यूटर्स को बतौर आला कार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह भी ये क्राइम किए जा रहे हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम में एक और जो जुर्म किया जा रहा है, जो एक्ट किया जा रहा है, वो है कि फाहश और हद तक आमेज मवाद। जिस तरह किसी एक मजहब का शख्स किसी दूसरे मजहब के खिलाफ, अब आपको पता नहीं होता कि जो बंदा किसी मजहब के खिलाफ बात कर रहा है उसका अपना मजहब कौन सा होता है, वो खुद को किसी और मजहब का, अब फर्ज करें कोई भी शख्स इस तरह किसी भी और मजहब की तजलील कर रहा है, किसी मजहब के पेशवा की, किसी रहनुमा की, किसी सियासी पार्टी के शख्स की या किसी की भी इस तरह तजलील कर रहा है, तो वो खुद को किसी और मजहब का नुमाइंदा शो करता है, खुद को कोई और यानी पार्टी का नुमाइंदा शो करता है, खुद को कोई और, उसका गेटअप उसने कोई और ओढ़ा होता है, हालांकि वो होता कोई और शख्स है, किसी और उसका तंजीम, पार्टी या मजहब से ताल्लुक होता है, लेकिन वो गेटअप इस तरह का अपनाता है, अगले को पता ही नहीं चलता कि जिस मजहब या जिस लोगों की या जिस लीडर की वो तजलील कर रहा है वो खुद किस मजहब का है, खुद किस, अब उसका जो गेटअप होता है वो लोग समझते हैं कि ये उस मजहब का है। फिर क्या करते हैं लोग भी इस तरह उसी जो उसका गेटअप होता है उसका वही मजहब समझकर उस मजहब पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, उस मजहब की तजलील करना शुरू कर देते हैं और इस तरह की वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं और इस तरह एक और वार शुरू हो जाती है। तो इस तरह कुछ गिरोह, कुछ तंजीमें, कुछ लोग इस तरह बैठे हुए हैं और इस तरह के वो एक्ट कर रहे हैं, इस तरह के क्राइम कर रहे हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर दूसरे ममालिक के खिलाफ फाहश इस तरह के कमेंट्स करते हैं, मज़ाहिब के खिलाफ बातें करते हैं और इस तरह के वो वार फैलाते हैं और इस तरह की जो मसाइल हैं वो फैल रहे हैं हमारे मुल्क में और इस तरह के मसाइल ज़्यादातर बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम के मुताबिक। और इस तरह आप देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे क्राइम से और ऐसे लोगों से जो इस तरह के एक्ट करते हैं और आपको खुद को पता नहीं होता कि इस एक्ट का जिम्मेदार कौन है, अगला बंदा कौन है, किस फिरके से है, किस मजहब से है या किस मुल्क से है, लेकिन वो किसी और गेटअप का नुमाइंदा बन जाता है, किसी का और बंदे का गेटअप ले लेता है और इस तरह के वो एक्ट करता है। तो हमें ऐसे एक्ट से भी बचना चाहिए और हमें ये देखभाल के काम करना चाहिए और इन चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम इस तरीके पर इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, क्या हमारा डाटा, हमारी प्राइवेसी या हमारा इंटरनेट या हमारा जो सिस्टम है, जो हम जिस ऐप पे हम शामिल हो गए हैं, जहाँ पर हमारा डाटा जा चुका है, जहाँ पर हमारा डाटा वो चोरी तो नहीं हो गया, वो किसी गलत जगह पे इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, या इस तरह की शख्सियत के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो, इस तरह के काम के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रहा कि वो हमारा गेटअप, हमारा डाटा वो दे आगे और हमारी
हमारे गेटअप को वो यूज करे और आगे वो इस तरह का कोई एक्ट कर दे और हमें पता भी ना हो। तो इस तरह के एक्ट से भी हमें मोहतात रहना चाहिए और अपना डाटा, अपनी प्राइवेसी और अपनी चीजें किसी को इस तरह शेयर भी नहीं करनी चाहिए, और ताकि इससे बचा जा सके। इसके अलावा एक और साइबर क्राइम के मुताबिक जो जराइम पेशा अफराद कर रहे हैं, साइबर जराइम पेशा अफराद, वो है कि इश्तिहारी फ्रॉड। अब इश्तिहारी फ्रॉड में क्या होता है कि कोई भी इस तरह लिंक, एड या कोई भी इस तरह का पोस्टर, या जिस तरह आजकल यूट्यूब पर या फेसबुक पर या टिकटॉक पर आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने वीडियोस बनाई होती हैं। अब उस वीडियोस पर थंबनेल कोई और होता है, फिर जब आप उसको क्लिक करते हैं वीडियो कोई और होती है, या वीडियो का पहला हिस्सा किसी ड्रामे, मशहूर मूवी या किसी फिल्म का होगा, दूसरा हिस्सा जो होता है वो अपनी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से भी उन्होंने क्या किया होता है कि ऐड आगे किसी और का होता है, मुख्तलिफ यानी ऐप के ज़रिए, मुख्तलिफ लिंक के ज़रिए या मुख्तलिफ इस तरह सोशल मीडिया टूल्स के ज़रिए उन्होंने ऐप में लिंक किसी और का लगाया होता है, किसी मशहूर ब्रांड का, किसी मशहूर ममालिक का, किसी मशहूर एजेंसी का या किसी मशहूर इदारे का। इस तरह उन्होंने वो इश्तिहार किसी और का लगाया होता है। जब आप क्लिक करते हैं तो वो आप किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं, किसी और डाटा वो फिर आपका कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, आपका ईमेल आईडी मांगना शुरू कर देते हैं, पासवर्ड आपका मांगना शुरू कर देते हैं। कभी कभार इस तरह की भी ऐप्स और वेबसाइट बनी हुई हैं जो आपका आईडी कार्ड, आपकी पिक्चर और इस तरह के तमाम मामलात भी आपसे लेना वो शुरू कर देते हैं। तो इस तरह वो ऐड किसी और का होता है, किसी और एजेंसी का होता है, और जब आप क्लिक करते हैं वो आगे किसी और का होता है। तो इस तरह वो क्या करते हैं, इस तरह वो किसी की आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हैं और आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके आपका वो सारा डाटा अपने पास ले जाते हैं। या किसी के वो जब आप किसी मशहूर वेबसाइट्स पर या मशहूर ब्रांड पर या किसी को सर्च करते हैं तो उन्होंने हैकिंग करके सर्वर को हैक किया होता है, ट्रैफिक को हैक किया होता है। जब आप क्लिक किसी और वेबसाइट पर करते हैं और वो चले आप किसी और पर जाते हैं, अगले बंदे को पता ही नहीं होता कि ये आपके साथ क्या हो रहा है, या उस वेबसाइट्स का डाटा किसी ने हैक किया हुआ है, ट्रैफिक को हैक किया हुआ है। जब आप किसी और डाटा पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली किसी और वेबसाइट्स पर मुंतकिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी किया हुआ है और इस तरह के मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल करके इस तरह भी करते हैं। तो इस तरह का अगर कोई आप किसी लिंक पर क्लिक भी कर बैठते हैं, किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, तो आप ये जांच पड़ताल करें कि क्या वो ओरिजिनल नज़र आ रही है, जो आप तलाश कर रहे हैं वही है तो ठीक है, वरना फ़ौरन आप वहाँ से बैक हो जाएं, मूव हो जाएं, एग्जिट करने, और वहाँ पर अपना कोई डाटा मुंतकिल ना करें, किसी को कोई अपनी प्राइवेसी ना दें, कोई पासवर्ड ना लगाएं और ना ही कोई इस तरह इस्तेमाल हों, क्योंकि इस तरह के भी लोग बैठे हैं जो हैक करके और इस तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ज़रिए आपको हरासा व परेशान कर सकते हैं। इस तरह मज़ीद भी हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे और मज़ीद भी आपको क़वानीन से आगाही और इस तरह के मामलात से रोज़मर्रा के जवाबात और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियोस बनाते रहेंगे। और आज की वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस इक़दाम में हमारी हौसला अफजाई हो सके। और इसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं कि किसी और मौजू पर जो आप चाहते हों उस मौजू पर भी वीडियो बनाई जाए तो आप हमें कमेंट्स में या अदर सोर्सेज से अप्रोच कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, आप हमें राय दे सकते हैं। आपकी राय का एहतराम किया जाएगा और आपकी राय के मुताबिक जो भी आपकी राय होगी उसी राय के मुताबिक उसका हल निकाला जाएगा और उसी हाल के मुताबिक आपके मौजू पर भी वीडियोस सर्च की जाएंगी और बनाई जाएंगी ताकि आपको मज़ीद उसमें आगाही हो सके। और ये चैनल क्योंकि बनाने का मकसद ये नहीं है कि ये चैनल हमारा है, ये चैनल आपके लिए बनाया गया है और ये आपका चैनल है। और उम्मीद करते हैं आप अपने इस चैनल को कामयाब करने के लिए हमारा साथ देंगे और हम साथ मिलकर चलेंगे इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।